नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2025। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूँ कि आज का जो सेशन है, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम जो घटना चक्र की बुक है, स्पेशली उसी बुक के यहाँ पे सारे MCQ हैं। और यहाँ पर आज हम करने वाले महामैराथन किसका? भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स का। तो आप सभी का वेलकम है। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो देखो भैया, यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी, ये मैराथन है आपका। इसमें फर्स्ट चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे पढ़ेंगे योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है ना। तो वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको ये बहुत बेस्ट तरीके से अच्छे से सारी चीज़ें थ्योरी में पढ़ाई हुई है। ओके, तो अब हम यहाँ पे फास्ट तरीके से जो है वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं। और ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। जी हाँ, ऑब्वियसली यहाँ से एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक हमारे साथ में बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन है, देन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे क्या है, सारे MCQ भी है। ओके ना, चलो सेशन 4 स्टार्ट करते हैं। देन यहाँ पे ओके, भारत की जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो देखो कैसे कैसे और किस किस माध्यम से और किस बेसिस से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। 4 लेवल, उसी लेवल के माध्यम से हमें यहाँ पे अपनी क्या करनी होगी भैया, तैयारी करनी होगी, ठीक है ना। सारी चीज़ें ऑब्वियसली राइट है। तो देखो, भारत की जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली को कहाँ से भैया, रूस से अपनाया गया था। तो उस रूसी नेता का नाम बताना है जिसने पहली बार रूस में कहाँ पर, रूस में पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना, देखो रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना को स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो है यहाँ पे कौन, जोसेफ स्टालिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखो यहाँ पे आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, ठीक है ना, कि पहली, दूसरी, तीसरी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या यहाँ पे जो है आपके वर्क किस किस योजना में किए गए हैं और टाइमिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ऑब्वियसली पंचवर्षीय योजना से तो एक या फिर 2 क्वेश्चंस आपको देखने को अवश्य मिलेगा, ये दावा है, देन ये रियल भी है। तो भारत की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भैया भारत में तेजी और सतत और अधिक समावेशी विकास हो, यानी कि बढ़िया, बेटर, अच्छा क्या हो, डेवलपमेंट हो बेस्ट तरीके से। तो समावेशी, तेज और सतत, अधिक समावेशी विकास हो, ये भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना के यहाँ पे क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? अब बताना है वो कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत में सतत विकास, भैया भारत अच्छी जो है प्रगति करे, बढ़िया डेवलप हो, ओके, विकसित देश यहाँ पे इसकी श्रेणी में आए, तो कार्यान्वयन के लिए एक यहाँ पे नोडल संस्था है। और वो है क्या, देखो नीति आयोग चलाया गया। और नीति आयोग के थ्रू यहाँ पे जो ये चलाया गया है, इससे क्या क्या उद्देश्य है यहाँ पे, तो ये आपके पंचवर्षीय योजना में इस तरह भाई यूँ चलाए गए कि भारत और अच्छी प्रगति करे, अच्छा विकास हो, बढ़िया सतत विकास हो, सारी तकनीकी चीज़ें बेस्ट तरीके से, ठीक है। फिर है अनवरत योजना भारत में लागू की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनवरत योजना की बात करते हैं, भारत में कब ये आपकी लागू की गई, 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 से, ठीक है, 80 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को रट लेना। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। आओ अब यहाँ पे देखो, इधर कुछ क्वेश्चंस है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा, बस आपको लास्ट तक बने रहना है। देखो जो भी मिस करेगा तो भैया आपके क्वेश्चंस मिस होंगे, फिर हमें मत कहना कि मैम आपने नहीं कराया। ओके, तो भारत की जो है 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? भारत की जो पंचवर्षीय योजना है, किसका मुख्य उद्देश्य है? तो भैया समपोषणीय वृद्धि आपका, देखो भारत में ऑब्वियसली यहाँ पे 12 आपकी ये है पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है ना इसमें। तो देन अगर बात करते हैं जो समपोषणीय वृद्धि है, यह है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है, बस ये बताना है। समपोषणीय वृद्धि के बारे में किस पंचवर्षीय योजना में सोचा गया था? तो ये आपका 12वीं। तो मुख्य ध्येय
ये क्या था, देखो समपोषणीय वृद्धि, याद रखना समपोषणीय वृद्धि 12वीं, ठीक है ना, इसे इस तरह से आप याद रखो। फिर है 9वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग पूछी है तो ये 1 अप्रैल 1997 को स्टार्ट हुई थी। फिर बात करते हैं अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अब देखो यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे खुद वो टाइमिंग देगा फिर ये पूछेगा बताओ ये टाइमिंग कौन सी पंचवर्षीय योजना का है, या फिर आपसे पूछेगा कि बताना है पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई, दूसरी कब, चौथी कब, पांचवी कब, ये सारी चीज़ें। तो ये आपकी 8वीं योजना, ये आपका जो यहाँ पे टाइमिंग है ये 8वीं योजना का है। फिर है प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जुड़ा है भाई सेकंड योजना से, यानी कि सेकंड योजना का जो आपका है वो किस मॉडल पर डिपेंडेंट थी, जो है महालनोबिस डिपेंडेंट, ठीक है। इस समय क्या इनका नाम आपका सेकंड जो योजना है उससे जुड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर चौथी योजना की सही अवधि क्या है, तो भैया ये 1969 से स्टार्ट होती है और 1974 तक आपकी चलती है। फिर यहाँ पे बताना है गरीबी उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया, ठीक है ना। तो गरीबी जो उन्मूलन, भैया आपको बताया कि इंडिया में जो है बहुत गरीबी क्षेत्र भी बहुत जो है ज़्यादा, यहाँ पे गरीब वर्ग भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उनको ही ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य क्या रखा गया और किस पंचवर्षीय योजना में, तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना है, तो देखो याद रखो कि जो गरीबी उन्मूलन है यह है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में, इसको लेकर के यहाँ पे इनके प्रति कुछ अच्छा इनका विकास हो, अच्छा इनका डेवलप हो, ये भी लक्ष्य की ओर जो है प्रगति करे, अग्रसर हो, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो, ऐसे याद कर सकते हो कि गरीबी उन्मूलन, गरीबी ज़्यादातर भैया SC ST OBC इन कास्ट में देखी जाती, ठीक है। तो 5वीं तो SC ST इस तरह से बनती है। वैसे तो सभी कास्ट में देखो ऐसा कुछ नहीं है कि सभी कास्ट जो है अव्वल ही होते हैं, सभी जो जाति है सभी जाति में जो है डिफरेंट बंदे होते हैं, ओके भैया, रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि यही है, ठीक है ना। और ये बहुत बेस्ट है। अब आज के टाइम में बात करें तो सभी प्रगति की ओर अग्रसर है भैया, सभी। ऐसे हमारा जो है ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम किसी को भी ये कहें, नो भैया कोई नहीं, हमारे लिए सब समान है, ठीक है। तो देखो ऐसे बता सकते हैं SC और ST है, तो जो SC है और ST है यानी कि ये S5 की तरह बनना है, तो मैं याद करने का फॉर्मूला बता रही हूँ। तो यहाँ पे S5 की तरह बनेगा, यानी कि गरीबी दूर करने के लिए या फिर उनके बारे में कुछ सोचने के लिए 5वीं पंचवर्षीय, तो 5 की तरह बनेगा, इसलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके चलो, तो याद कराने के लिए ये कुछ यहाँ पे टिप्स थी। देखो स्पेशली ये आपकी UPSSC बुक है, बहुत बेहतरीन, फटाफट इसका रट्टा मार लो। और अगर आपने ध्यान से ये बिल्कुल सारे क्वेश्चंस कर लिए तो मैं कह सकती हूँ भैया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, नहीं जाएगा भैया, नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलो अगर आप मेहनत करोगे दिल से। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, बात करें भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो संचयी वार्षिक वृद्धि दर है वो कितनी थी अधिकतम। भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपकी, ठीक है ना, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में रही आपकी। किस काल में रही? 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में रही, ठीक है। वास्तविक जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है आपका। फिर है प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य रीजन क्या था। अब देखो जो पहली योजना है वो सफल क्यों रही आपकी। अब कुछ योजना ऐसी भी है जो कि सफल नहीं रही, असफल भी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो भैया पहली जो पंचवर्षीय योजना है ये हमारी बिल्कुल सक्सेसफुल हुई। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुल हुई, क्यों हुई, क्या रीज़न था? क्योंकि मानसून की अनुकूलता थी इस समय। क्या थी? मानसून की अनुकूलता। और आपको पता है जो अपना इंडिया है वो क्या है यहाँ पे भैया, एक कृषि प्रधान देश है। और यहीं पर अगर बात करते हैं, गांव यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत संख्या में है। और गांव में सभी जो यहाँ पे लोग हैं, व्यक्ति है, वो आपकी किस पर डिपेंड है? कृषि पर डिपेंड है, ठीक है ना। और कृषि किस पर डिपेंड है? अगर बात करते हैं कृषि किस पर डिपेंड है, तो भैया कृषि मानसून पर डिपेंड है।
ऑब्वियसली देखो जो है मानसून पर भी है, अदरवाइज हम अपने आप भी खुद भी करते हैं भैया सब, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो भैया मानसून पर तो डिपेंडेंट रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना हमारी इसलिए सफल हुई क्योंकि यहाँ पे मानसून की अनुकूलता एकदम राइट थी, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी टाइमिंग बताना है 2007 से 2012 है। फिर भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 मार्च 1950 में जो भारत में योजना आयोग की स्थापना है किस वर्ष में हुई, 15 मार्च 1950 में ये यहाँ पे होती है, ठीक है ना, याद रखना है। फिर भारत में योजना अवकाश की अवधि थी, भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी भैया, ये बताना है। तो यहाँ पर ये 1966 से 1969, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो कितना बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, एकदम बहुत ही बढ़िया मस्त क्वेश्चन है। बात करते हैं योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। अब भैया योजना आयोग का अंत यहाँ पे किया है तो वो किस प्रधानमंत्री ने किया है, तो वो क्या है, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है भैया, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बात करते हैं संविधानत्तर संस्था है, तो जो संविधानत्तर है ये संस्था है, ये है आपकी योजना आयोग और नीति आयोग, इन दोनों की जुड़ी हुई क्या है, ये संस्था है, क्या, संविधानत्तर ये संस्था है, नीति आयोग और योजना आयोग, इन दोनों से जुड़ी हुई ये आपकी संस्था यहाँ पर है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्यतः ये किससे संबंध है, राष्ट्रीय विकास जो परिषद है मुख्यतः किससे संबंध है, तो भारत में जो मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और उसके मूल्यांकन में क्या क्या चीज़ें किस किस पंचवर्षीय योजना में कहाँ पर किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे लक्ष्य जो रखा गया है, कौन सी सफल हो रही है, कौन सी असफल हो रही है, किसमें कितना ज़्यादा उद्देश्य यहाँ पे हमारा जो है क्रिएट हो रहा है, कितना बढ़िया, किस माध्यम से जो हमने लक्ष्य रखा था, जो डेवलप हमने यहाँ पे चाहा था वो कितना कंप्लीट हुआ है, ये सारी चीज़ें आपकी वही इसी माध्यम से डिपेंडेड करती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः किससे संबंध है, तो यहाँ पर ये राइट होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी, तो ये 6 अगस्त 1952 में की गई थी। अब राष्ट्रीय विकास परिषद अगर इसकी यहाँ पे टाइमिंग पूछे तो ये भी याद रखना है, और इसका मुख्य संबंध किससे है, तो भैया ये भी याद रखना है, ठीक है ना। सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट है। ऑब्वियसली अभी यहाँ पे इधर भी कुछ और क्वेश्चंस है, फास्ट देन बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। कोई भी फ्रेंड्स वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इस चैप्टर से ही आपको एक अगर क्वेश्चंस यहाँ पे बनता है पंचवर्षीय योजना से, तो इसी आपको टॉपिक से एक क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है ना। और मैं टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पे मैराथन कराऊंगी। भारत की जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है, इसमें निवेश का स्वरूप निर्धारित किया गया था प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने। और आपको पता है अगर पूछे कि भारत की जो सेकंड यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर डिपेंड है, इस समय यहाँ पर जो है तो इसमें इसका निवेश का स्वरूप निर्धारित किसने किया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में, और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है, तो ये सेकंड पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। योजना काल में सबसे ज़्यादा समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, तो भैया योजना काल में सर्वाधिक जो आपकी समृद्धि दर है जो बेस्ट यहाँ पे वो है 10वीं योजना में। देखो अब 12 यहाँ पे पंचवर्षीय योजना हुई है, ठीक है, 12 है हमारे। तो भैया ये जो 12 यहाँ पे पंचवर्षीय योजना हुई है, किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हुई है, कितना लक्ष्य किस में रखा गया है, कौन सी असफल हुई है, कौन सी सफल हुई है, और किस किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या वर्क हुआ है, कितना विकास हुआ है, जो लक्ष्य रखा था वो कितना सफल हो पाया है, वो कितना असफल हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेड करती है, ठीक है। तो यहीं पर जो सबसे ज़्यादा समृद्धि दर है, ठीक है, तो ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना में बहुत बेहतर हुई है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो रोलिंग प्लान है उसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, जी मिडल के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, देखो धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, ओके, तो बताना है यहाँ पे किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने क्या किया भैया, ऋणात्मक, यानी कि माइनस में चली गई कृषि, वो तीसरी। और आपको पता है तीसरी जो पंचवर्षीय
पंचवर्षीय योजना है वो हमारी असफल रही। वो असफल क्यों रही? पहली पंचवर्षीय योजना सफल क्यों रही? क्योंकि आपको इसमें पता है इसमें जो मानसून की अनुकूलता थी वो बहुत ही बेहतर थी, बेस्ट यहाँ पर थी। अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो जो हमारी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना में भैया क्या होता है आपको पता है, तो कृषि प्रधान देश है, कृषि पर तो डिपेंडेड हर जो है उसमें योजना में रहेंगे, ठीक है ना। और भैया हर वक्त कार्य करेंगे उसमें, तो जो किसान वगैरह है सभी जो गांव में रहते हैं। ऑब्वियसली अगर बात करते हैं यहाँ पे तो कृषि ने ऋणात्मक विकास इसलिए यहाँ पे किया, कृषि में इसलिए घाटा हुआ क्योंकि उस समय जो मानसून की यहाँ पे आपकी अनुकूलता थी वो बेहतर नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी क्या होती है, असफल भी रहती है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आगे देखो नेक्स्ट है, छठी योजना में IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण। तो छठी योजना में, अब भैया छठी योजना की बात करते हैं, ठीक है ना। छठी योजना में क्या होता है, IRDP के अंतर्गत रणनीति अपनाई गई थी, संपूर्ण परिवार का अंगीकरण, ठीक है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था, 1975 में प्रारंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको कराने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हुनहार हुंदा। और एक क्वेश्चन तो भैया यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते भी है एग्जाम में, पूछता है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्टील जो संयंत्र स्थापित किए गए थे कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो भैया ये द्वितीय सेकंड पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहीं पर बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट रहती है। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास हुआ तो तीसरी भी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स याद रखें। दुर्गापुर है, भिलाई है और राउरकेला जो यहाँ पे स्टील संयंत्र हैं स्थापित किए गए थे भारत में, ठीक। तो किस पंचवर्षीय योजना में ये किए गए थे, आपके सेकंड पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में, सेकंड पंचवर्षीय योजना में किए गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला है, तो ये फैला है छठी योजना में। किस योजना में फैला है भैया, छठी योजना में फैला है। बात करते हैं यहाँ पे क्या, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस योजना में फैला है, छठी योजना में। तो समन्वित ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम है यह आपका छठी योजना में यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर हमारा योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। और आपको पता है ना कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से आप दावा ले लो, जी हाँ खुद बोल के कह रहे हैं, एक या फिर 2 क्वेश्चन भाई आपको यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे हमारा फिर सेकंड चैप्टर आता है जिसमें हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास। किसकी, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करेंगे, ठीक है ना। चलो तो मैंने थ्योरी सारी चीज़ें आपको क्लियरली पढ़ाई हुई है। अभी तो हम यहाँ पे फर्स्ट तरीके से बेहतरीन तरह से अपने क्वेश्चंस को करते हैं, ओके ना, क्लियर है। चलो, और यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है वो किसे कहा जाता है, अगर हम यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, मिश्रित अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखो किसे कहा जाता है और ये क्या होता है आपका, मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर पूछे मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो भैया यहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। और भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसका मुख्य लक्षण क्या है, या फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है या कैसी है आपकी, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या नहीं होते, अभी देखो मैंने कहा ना हम भारत से स्टार्ट करते हैं, ओके, हम भारत की गांव से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर भी हम भारत की कृषि से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक गांव से
संबंधित आपका क्या है देश है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भैया ग्रामीण क्षेत्र ही आपके बसते हैं जो है भारत में। और यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं जो किसान होते हैं तो देखो आपकी भिन्न भिन्न डिफरेंट टाइप की आपकी खेती। अब यहीं पर भैया भिंडी भी लगा ली, यहीं पर भैया आलू भी लगा लिए, प्याज भी लगा ले, यहीं पर हरी सब्जी। आप देखो गर्मी के सीजन्स में देन सर्दी के सीजन्स में, सर्दी में बहुत सारी हरी सब्जी आती हैं आपके, ठीक है ना, कि भैया जो प्याज है और यहाँ पे जो पालक वगैरह है, बहुत सारी जो है सब्जी आती है। और गर्मी में बात करें जैसे भैया आपके यहाँ पे कद्दू वगैरह है, लौकी वगैरह है, भिंडी वगैरह है, करेला, ठीक है ना। तो मिश्रित खेती भी तो की जाती है। और भैया जैसे कि हमने जो है खीरे वगैरह और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ये क्या है आपको बताया ना, किसान मिश्रित खेती भी करता है, ठीक है, एक खेत में बहुत सारी खेती भी लगाता है। और आपको पता है यहाँ पे वैसे भी डिफरेंट खेती तो होती है भैया, कभी जो है गन्ने की है, कभी गेहूं की है, और भैया कभी धान की है, और यहीं पे भैया हरी सब्जियों की है, फलों की है, फ्रूट्स के, बहुत सारे। इसी वजह से जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए ना जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन है। अब हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। उसमें यही 2 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। अब हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति। और भैया हरित क्रांति ये तो मैंने आपको यहाँ पे, अगर मैं क्रांति की बात करती हूँ, मैंने ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है, मैंने थ्योरी से भी पढ़ाया हुआ है, मैंने क्वेश्चन से भी पढ़ाया हुआ है। तो लड्डू है, लड्डू एकदम लड्डू चांस आपके हाथ में मैंने ये दिया हुआ है। अगर देखो हम मोटा मोटा यहाँ पे पहले कुछ पॉइंट्स से हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं हरित क्रांति की, वैसे मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। हरित क्रांति की स्टार्टिंग भारत में भैया कब होती है, क्वेश्चन बनता है 1966 से 67 में। और इसमें सबसे अधिक उपज वाले जो बीज बोए गए थे वो यहाँ पे कृषि की नई तकनीकों का यूज़ किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें विश्व में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं कौन, नॉर्मन ई बोरलॉग है। और यहीं पे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, यहाँ पर कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। और देखो हरित जो क्रांति है इसके अंतर्गत किन किन फसलों का डेवलप सबसे बेस्ट माना गया, तो जो गेहूं है और जो चावल है, ठीक है। चलो याद रखना है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको यहाँ पे सजेशन किए, देन मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा जो भारी वृद्धि हुई, गेहूं, मक्का और चावल। गेहूं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे। चलो बहुत सारे ऐसे इसमें फैक्ट्स हैं। देन सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई हुई है। यहाँ पे देखो कृषि क्षेत्र में हुई जो विभिन्न डिफरेंट क्रांति है, मैंने ये चीज़ें आपको कराई हुई है वैसे ओबियसली, ठीक है ना। क्या क्या आपको पता है, मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ें कराई हुई है कि हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है भैया, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति सफ़ेद दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ओके। लाल भैया मांस और टमाटर लाल ही तो होता है। सुनहरी जो फल होते हैं सुनहरे टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट। और गुलाबी झींगा और प्याज गुलाबी तो होता है। और यहीं पे बात करते हैं, अब देखो हम यहाँ पे भैया एक मिनट ऑब्वियसली, ठीक है जी हाँ। अभी यहाँ पे बात करते हैं भूरी और ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडे से मुर्गी से संबंधित है। और ब्लैक क्रांति खनिज तेल का जो कलर होता है कोयला भैया थोड़ा ब्लैक ही तो होता है। और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास से। स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित। और गोल क्रांति भैया आलू होता है, गोल होता है, ठीक है। पूर्ण रूप से तो गोल नहीं होता, लेकिन श्रेणी में तो गोल ही रखेंगे। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन में। हरित सोना तो बांस उत्पादन में, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से ये मैंने चीजें आपको यहाँ पे फाइनली दिखा दिए। अभी देखो हम एमसीक्यू करते हैं और कैसे कैसे एमसीक्यू यहाँ पे आपके बनते हैं, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल स्क्रीन पर आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। जो भी स्किप करेगा भैया आपको बताए, आप खुद अपना इतना बेहतरीन यहाँ पे कंटेंट है, खुद आप अपना स्किप करेंगे, ओके। हमें क्या, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। अब भारत में हरित क्रांति क्यों लाई गई, तो हरित क्रांति भारत में जो हरित क्रांति आपको पता है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से जुड़ी हुई है, खाने पीने से जुड़ी हुई है।
ओके। और ये खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे जीवन चलेगा? ओके, ठीक है ना। तो सबसे मेन पॉइंट तो भैया पहले पेट पूजा ही होती है। ओके, बाद में सेकंड वर्क होता है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। खाद्यान्न जो खान पान है भैया, सबसे पहले इसमें क्या करना? वृद्धि करना, स्ट्रॉन्ग बनाना, इसे बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको आत्मनिर्भरता बनाना। इसी वजह से हरित क्रांति यहाँ पे लाई गई है। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है स्क्रीन पर, गोल क्रांति किसे? अभी यही ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो गोल गोल क्या होता है भैया? यहाँ पे आप कहेंगे गोल गोल होता है आलू। ओ, बहुत ही बढ़िया है, तो आलू उत्पादन से है। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? भैया भारत में जिस समय हरित क्रांति को स्टार्ट किया गया, लाया गया, लागू किया गया, उस समय यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया यहाँ पे इंदिरा गांधी जी थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक बताया हुआ है नॉर्मन ई बोरलॉग कहलाते हैं। और HVY कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। देखो जो HVY है, HVY से क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति से कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? नव कृषि नीति से कहा जाता है, याद रखें। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्या होता है भैया? प्याज होता है। प्याज क्या होता है? ऊपर से उसका छिलका और देन उससे जब हम छील लेते हैं, काटते हैं, तो भैया पिंक पिंक होता है कि नहीं होता है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो देखो ऐसी पढ़ाई करो मस्त तरीके से, बढ़िया एकदम। ओके, नेक्स्ट है जो यहाँ पर हम जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की बात करते हैं, जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब भैया ये पूछ ले कि ये किस देश से संबंधित है? तो सबसे ज़्यादा जो देश जुड़ा हुआ है भैया वो तो USA ही है, अमेरिका। जी हाँ, अव्वल है, अव्वल, हर चीज़ में टॉप पे ही रहते हैं, तो भैया अमेरिका से है। हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। तो भैया मैंने कहा था गेहूं और चावल में, मैंने बताया भी था ना कि भारत में जब हरित क्रांति को लागू किया गया, ओके, तो यहाँ पे खाद्यान्न चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए डेवलप अच्छा हो भैया इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हुआ? बेस्ट वृद्धि हुई, तो गेहूँ, चावल और मक्का, और इनमें भी गेहूं चावल टॉप पर थे। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर बात करते हैं भैया हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए? जब हरित क्रांति भारत में लाई गई उस दौरान भारत के राज्य सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए, जिसमें कि भैया पंजाब है, हरियाणा है और भैया उत्तर प्रदेश की बात भी आ गई। क्या बात है, देखो यहाँ से पीछे से पकड़ लो, इसे माइंड में बैठा लो भैया, क्योंकि परीक्षा है UPSSC पैट यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है भैया। तो आपको बताइए कि जिस क्वेश्चन में यूपी का नाम आ जाता है ना, वो तो दिमाग में से फील्ड करनी है ना आपको, जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल भैया बादाम होता है। ठीक है, तो हरित क्रांति से जो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश है, ये राज्य काफ़ी लाभान्वित हुए। अच्छा यहाँ पे डेवलप हुआ हरित क्रांति को लेकर। और खाद्यान्न को मतलब उत्तर प्रदेश में भर भर के जनसंख्या भरी पड़ी है, मतलब भैया खाने को तो चाहिए इन लोगों को। ठीक है, क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की थी, पीली क्रांति। तो क्रांति ने तिलहन, अब तिलहन मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, तिलहन कैसे होते हैं? तिलहन आपने देखा होगा, तिलहन भाई पीले पीले से फ्लावर्स होते हैं, पीले पीले। ओके, तो बस पीली क्रांति से संबंधित है। अब भारत में हरित क्रांति के प्रणेता भाई यहाँ पे स्वामीनाथन, क्या बात है, स्वामी जी। ओके, भारत में तो भैया क्या कहते हैं भैया? स्वामी जी कहते हैं, तो यहाँ पे स्वामीनाथन, इस तरह याद रखो। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया गेहूं के उत्पादन में। अब गेहूं और चावल तो थे, अब इसमें भी सबसे टॉप नंबर पे रहता है गेहूं। कौन रहता है भैया? टॉप नंबर पे रहता है कौन? गेहूं टॉप नंबर पे रहता है। ठीक है, तो ये याद रखें। चलो अभी यहाँ पे बहुत सारे MCQ हैं जो कि हम निरंतर कर रहे हैं। चलो भैया अभी यहाँ पे देखो कुछ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन जो फ्लड सेकेंड है, इसका संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड सेकेंड का संबंध है दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। देखो यहाँ पे आ गया दूध उत्पादन से। भैया श्वेत, श्वेत का मतलब होता है क्या? सफ़ेद। और दूध का रंग कैसा होता है भैया? लाजवाब सफ़ेद सफ़ेद होता है, एकदम बढ़िया प्योर सफ़ेद होता है। ठीक है ना?
ओके चलो, अब ये मत कहना कि गाय का तो थोड़ा पीला पीला सा होता है, ये भैया सफ़ेद होता है, ठीक है, पीला भी है लेकिन मेनली सफ़ेद। ओके, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। ये क्वेश्चन तो भैया बड़ा ही लाजवाब, कहते हैं ना ओल्ड इज द गोल्ड, तो वही रहता है ओल्ड इज द गोल्ड। यहाँ पे जो ओल्ड चीज़ें होते हैं ना, जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ओल्ड यहाँ पे बहुत दिन तक चलते रहते हैं। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना शुरू की थी, जिसे किस नाम से जाना गया? तो यहाँ पे ये आपकी डेयरी फ्लड इनसे जुड़ा हुआ है, तो ये श्वेत क्रांति से ही तो संबंधित है। क्लियर है? आगे देखो कुछ क्वेश्चन और है आपके। भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया था? भारत में ऑपरेशन जो फ्लड है इन्हें यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में? 3 चरणों में डिवाइड किया गया था, 3 चरणों में। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1965 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ये आपका श्वेत क्रांति, दूध क्रांति से ही जुड़ा हुआ नाम है। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दूध की विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग इसके अंतर्गत आती है भैया। तो ये सब कुछ डेयरी फार्मिंग के, आपको पता है भैया, एक एक बंदे ने यहाँ पे इतनी जो है यहाँ पे गाय, ठीक है, और जो वो फैलो होते हैं बहुत सारी, और डेयरी चलाते हैं, बढ़िया बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये मवेशी उनसे ही जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो दूध देने वाले मवेशी, इसमें गाय है, वो फैलो जो भैंस वगैरह होती है वो फैलो कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये भैया जो भी दूध देने वाले यहाँ पर ये आपके हैं, तो पता है ना कि कैसे कैसे किस किस माध्यम से व्यवसाय भी बहुत किया जाता है, डेयरी वगैरह खोली जाती है, व्यवसाय किया जाता है, बढ़िया। ओके, दूध उत्पादन से तो बहुत तरक्की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवसाय भी, बहुत बेस्ट ग्रोथ होती है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, चलो तो यहाँ पर अब हम भैया इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। आपको बताइए मैंने थ्योरी कराई हुई है कि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक, देखो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब पारित किया गया, कब आए, कब, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी कराई हुई है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 73 से भी ज़्यादा वीडियो है, फटाफट उन सबको वॉच करेंगे, ठीक है ना। चलो अभी देखो हम सिंपली अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और हम बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइमिंग कम है, ओनली प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए भैया, टाइमिंग कम है यहाँ पे, ठीक है ना। थ्योरी तो मैंने आपको बहुत पहले फाइनली 2 मंथ पहले मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दी सभी जो है यहाँ पे सब्जेक्ट्स के। भारत में किस बैंक ने सबसे इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम, भारत में किस बैंक ने सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग, कि भैया बैंक में भी इंटरनेट से सारी चीज़ें जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पता है हम कुछ भी कार्य करेंगे इनसे बैंक में, तो सारी चीज़ तो आज के टाइम में नेट से जुड़ी हुई है, हमारी नेटवर्क से जुड़ी हुई है फाइनली, ठीक है। तो वही है, तो यह है आईसीआईसी बैंक। सबसे पहले भैया इंटरनेट बैंकिंग जो सेवा है वो पेश की गई थी आईसीआईसी बैंक के थ्रू। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। जो द इंपीरियल बैंक ऑफ द इंडिया है, जब इसका राष्ट्रीयकरण होता है इसके बाद में इसे भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। पूछे भारतीय स्टेट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। फिर जैसे इसका राष्ट्रीयकरण हुआ यहाँ पे पूर्ण रूप से, ठीक है ना, फिर यहाँ पे ये आपका भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाने लगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1935 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेकंड यहाँ पे वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे चरण के राष्ट्रीयकरण में ब्लैंक बैंकों का कितना राष्ट्रीयकरण हुआ? आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का, ठीक है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था आपका वर्ष 1969 में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया था, याद रखें। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल है अग्रिम और क्या यहाँ पे भैया निवेश, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
ऑब्वियसली आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर, बेहतरीन क्वेश्चन, मस्त एकदम, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो अध्यक्ष है उसका चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यहाँ पे उनके अध्यक्षों का चयन जो करता है बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। भाई कौन करता है? भाई बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? कृषि और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है नाबार्ड। और ये जो नाबार्ड जुड़ा हुआ है ये भी कृषि से ही रिलेटेड है। कृषि में किस माध्यम से, कैसे आप सिंचाई करते हैं, किस माध्यम से सिंचाई होती है, आप मानसून पर डिपेंड रहते हैं या फिर अगर मानसून की यहाँ पे जो अनुकूलता है वो अभी नहीं बनी हुई है, फिर आप कैसे सिंचाई करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, तो याद रखें। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कर परिवर्तन भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है आपका क्या? अप्रैल और मार्च। ठीक है, मुद्रा और वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है भैया? यहाँ पे आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है, याद रखना है। आगे देखो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई करता है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। कहाँ तक? 10,000 तक। जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देता है जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, रिजर्व बैंक जिस दर पर ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। भैया पता है कि अगर आप यहाँ पे देखो लोन वगैरह लेते हैं या फिर पैसे वगैरह लेते हैं बैंक से, तो आपको पता है कि आपको ब्याज वगैरह भी है ना, मोस्टली कितना, किस माध्यम से जो है, किस बेसिस से आपको देना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम्प्लीटली बिल्कुल एकदम बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, रखते हैं। तो जब बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक में जमा कर देता है जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देता है, रिजर्व बैंक जिस पर ब्याज देता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, कुछ यहाँ पे बैंक है उनकी स्थापना कब हुई कब नहीं हुई। तो यहाँ पे एक बार ही चार्ट्स देख लो आप। यहाँ पे भारत में स्थापित जो बैंक है एक बार इनकी चार्ट्स देख लो। अगर पूछे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी स्थापना कब होती है? कब होती है? 1770 में। बैंक ऑफ बंगाल की कब होती है? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की कब होती है? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की कब होती है स्थापना? 1843 में। इलाहाबाद बैंक की कब होती है? 1865 में। अवध कॉमर्शियल बैंक है 1881 में। पंजाब नेशनल बैंक की कब होती है? 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया की कब होती है? 1906 में स्थापना होती है। यहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा की और इस जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसकी भैया 1908 में होती है, इसकी 1911 में होती है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि बताना इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई, या फिर ये बताना कि बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई। तो मोस्टली बेसिक क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर हमें मौका नहीं देना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सारी चीज़ें कम्प्लीटली माइंड में फिक्स करनी है। ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अभी देखो यहाँ पे देखो कितने सारे चैप्टर बचे हुए हैं, एक बार हम फाइनली देख लेते हैं। ये है फिर थर्ड है आपका यहाँ पे, इसमें बताओ सेकंड पार्ट्स में करें कि फर्स्ट पार्ट्स में ही कर ले सारी चीज़ें। चलो फर्स्ट पार्ट्स में ही कर लेते हैं, है ना। देखो सेकंड यहाँ पे आएगा हमारा, फिर इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। अब हम ये यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो भैया क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये भी हम सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से क्वेश्चंस में फाइनली देखेंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बेसिक है और ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, चलो थ्योरी में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो फाइनली आप सभी
थ्योरी पढ़ लेना पहले, फिर ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। औद्योगिकरण, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है वैश्वीकरण की ओर यहाँ पे बढ़ती हुई। भारत की प्रेजेंट टाइम की औद्योगिक नीति की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी ओर ज़्यादातर अग्रसर है? तो ये वैश्वीकरण की ओर ज़्यादातर क्या है भैया, आपकी यहाँ पे अग्रसर है। ठीक है ना। भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, तो याद रखना है। ओके, चलो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे वर्ष 2014 के बाद में आर्थिक सुधार क्या क्या आपके हुए, किस बेसिस से हुए, किस किस माध्यम से हुए, सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, चलो तो भैया देखो यहाँ पे क्या क्या योजनाएं चलाई गई है कि पीएम आशा योजना, पीएम किसान योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास निगरानी, मॉडलिंग और नेटवर्किंग, इसमें क्या क्या चीज़ें किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई है, सारी मैंने पढ़ाई हुई है। एक बार थ्योरी देखेंगे, थ्योरी क्लास प्लेलिस्ट में जाके, तो सारी चीज़ें वहाँ पर आप सबके सामने हैं। चलो इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइनली भैया हम तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने थ्योरी प्रैक्टिस ओबियसली कर रखी है, इस वजह से अब हम यहाँ पे फाइनली क्या करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ओनली। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। क्या? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। अभी देखो भारत में हरित क्रांति को लागू किया गया। हरित क्रांति को भारत में क्यों लागू किया गया? जिससे कि इसमें अच्छा डेवलप हो, अच्छी वृद्धि हो। अब जब बढ़िया बेहतरीन तरीके से अच्छा डेवलप हो रहा है, अच्छी वृद्धि हो रही है, अच्छी ग्रो हो रहा है, अच्छे फ्रूट्स, फल, हरी सब्जियां, तो आपको पता है कि इनका जो यहाँ पे निर्यात होता है, ठीक है, वो बाहर भी किया जाता है। ओके, अलग अलग देशों में भी इनका निर्यात होता है। तो फिर हमने बाहरी देशों को भी यहाँ पे निर्यात इनसे स्टार्ट किया, अपनी खाद्यान्नों की चीज़ों से। किससे जुड़ाए? कृषि से। तो सरकार द्वारा ई रकम नामक योजना प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। किस उद्देश्य के लिए? कृषि में जितनी बढ़िया बेहतर बढ़ोतरी होगी, उसी बेहतर तरीके से यहाँ पर हमारा, ठीक है ना भैया, जो भी हमारा पर्पज़ है, वर्क है, वो कम्प्लीटली यहाँ पे करेक्ट होगा और देश में भी ग्रो होगा, देश की भी वृद्धि। सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि अगर इन चीज़ों से जुड़ती हुई अगर हम बात करें कि हम दूसरे देशों को भी चीज़ें हम निर्यात करते हैं भैया, देते हैं अपने देश से, तो हमें कितना बजट होता है, क्या क्या सारी चीज़ें, फाइनली फिर हमारे पूरे देश की राष्ट्रीय आय, इनसे भी सारी चीज़ें कम्प्लीटली हमारे यहाँ पे एकदम सही तरीके से आपके एक्यूरेट होती है कि कितना मुनाफा हुआ है, क्या हुआ है, और जो है कितना नुकसान हुआ है, सारी चीज़ें इसमें हमारी रहती है। तो इसी वजह से ई रकम योजना को स्टार्ट किया। भारत में जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने % भाग पर योगदान प्राप्त हुआ? 18.8%। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? उत्तराखंड था, जिसने विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित किया। कौन सा राज्य था? देश तो अपना भारत है भैया, उत्तराखंड था। ठीक है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग घोषित करता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज़ कोई भी सेशन को स्किप नहीं करेगा, आपसे ही रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही है। बात करें भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। भारत में कृषि आयकर राज्य सरकारों के द्वारा भैया लगाया जा सकता है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुई? अप्रैल 2014 से। राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच। यहाँ पे कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशक से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा गया? एग्री उड़ान कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रावधान जो है यहाँ पे
करने का निर्णय लिया गया। क्या प्रदान करने का निर्णय लिया गया कि सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000। आपको बताया ना एक बार यह निर्णय भी लिया गया था भैया, सभी के अकाउंट में जो किसान है वो 6,000 पर मंथ आएंगे। हुआ था ना, हुआ था कभी 2,000 का हुआ था आपका, ठीक है। तो ये योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में बात करें कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर ऋणात्मक रही, ऋणात्मक यानी कि घाटे में रही 2014-15 में भैया 0.2% ही रही। देखो तो कितनी कम है। भारत में इनाम यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था 2016 में। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है पेंशन तथा बीमा लाभ। फिर नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का क्या उद्देश्य है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का क्या उद्देश्य रहा, क्यों इन्होंने इसकी शुरुआत की, क्या मतलब है, क्योंकि राशन कार्ड धारकों को घर के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना। आपको पता है कि भैया जो यहाँ पे पर मंथ होता है, आपको एक जो इसका बेसिक नेम है कोटा वगैरह, ठीक है, वो जो गरीब वर्ग है यहाँ पे उनको दिया जाता है, ठीक है ऑब्वियसली। तो ये प्रधानमंत्री ने यहाँ पे योजना स्टार्ट की हुई है और ये पर मंथ राशन कार्ड के माध्यम से, आपके पास में राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए, उसके माध्यम से पर मंथ आपको यहाँ पे घर के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से, घर में जितने भी व्यक्ति हैं, मानो भैया आप जो है आप हैं और आपके जो यहाँ पे बच्चे हैं, अगर 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ऑब्वियसली उतने ही आपको कि इतने धड़ी यहाँ पे एक बच्चे को इतना धड़ी इतना धड़ी, तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके दिया जाता है। तो ये यहाँ पे 5 किलो अनाज उपलब्ध कराना, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित क्या नहीं है, तिलहन नहीं है। व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है क्या, नेफेड। बहुत बेहतरीन है, मस्त एकदम, ठीक है ना। फाइनली ये चीज़ें हमारी कंप्लीट हुई। देन यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखो ढांचागत सुधार की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है हमारा ढांचागत सुधार की ओर। चलो भैया देखो एक क्वेश्चन है, यह अधिक अनुपजाऊ अभियान किस योजना में प्रारंभ किया गया था। तो सेकंड यहाँ पे योजना उस समय विश्व युद्ध के दौरान 1942 से 43 क्या है, टारगेट है अधिक अनुपजाऊ, ठीक है, अधिक से अधिक अनुपजाऊ यहाँ पे। तो ये टारगेट आपका सेकंड विश्व युद्ध के दौरान, जब सेकंड विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान ही आपका यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। चलो भैया अभी ये सारी चीज़ें, आर्थिक सुधार यहाँ पे देखो ये भी मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। फिर वस्तु व्यय यहाँ पे सेवा कर है, सारी चीज़ें ये मैंने थ्योरी में ओबियसली पढ़ाई हुई है फाइनली, ठीक है। जीएसटी वगैरह मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है बेटा। तो बात करते हैं यहाँ पे देखो अभी इनसे जुड़े हुए कुछ फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी वगैरह से जुड़े हुए, तो ये कुछ कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए, बहुत अच्छी बात है। भारत में किस राज्य द्वारा सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि की गई, सबसे पहले असम से की गई थी। भारत में किस राज्य से सबसे पहले जीएसटी की पुष्टि की गई थी भैया, असम से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, 3 घटक में। वर्तमान में वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम परसेंट स्लैब कितना है, 28% है। वस्तु और सेवा कर भारत में 1 जुलाई ब्लैंक को लागू किया गया 2017 में। भारत में वस्तु सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, 101वें। वस्तु और जो सेवा कर है वो क्या है, क्या प्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर को जमा किया जाता है केंद्र सरकार के खाते में। यहीं पर है राज्यों के द्वारा लगाए गए करों को क्या कहा जाता है, राज्य वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी कहा जाता है, जो राज्यों के द्वारा लगाए गए कर हैं। और केंद्र द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय वस्तु और सेवा कर। जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है मदिरा, पेट्रोलियम और उत्पाद कर, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन है, वैसे में तो मैंने कराए हुए हैं बहुत अच्छे से आपको, लेकिन फिर भी हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे चल रही है ना मैराथन इसके। फाइनली आप इस तरह से देख सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ थोड़ी सी कराने जा रही हूँ, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ना,
एक्चुअली ये चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कुछ योजनाएं हैं यहाँ पे इस चार्ट्स में। तो फाइनली चार्ट्स मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। एक साइड में योजना है, एक साइड में इसकी घोषणा तिथि है। बात करें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब स्टार्ट किया, 21 अगस्त 2014 में स्टार्ट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब स्टार्ट की गई आपकी, 28 अगस्त 2014 में। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब स्टार्ट की गई है, 25 सितंबर 2014 में। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं, कब स्टार्ट किया गया है, 2 अक्टूबर 2014। और स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन है और उसी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया। सांसद आदर्श जो ग्राम योजना है 11 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट की गई। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट की गई। यहीं पर बात करते हैं हम, नेक्स्ट है फास्टैग 31 अक्टूबर 2014। जीवन प्रमाण पेंशन भोगियों के लिए 10 नवंबर 2014 स्टार्ट किया गया। मिशन इंद्रधनुष 60 टीका, बहुत इंपॉर्टेंट, बीमारियों से संबंधित 25 दिसंबर 2014 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई। हृदय संबंध सांस्कृतिक संरक्षण व कार्यकल्प यहाँ पे 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई, ठीक है। अभी इधर कुछ और है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, नमामि गंगे। अगर पूछे कि भैया नमामि गंगे कब स्टार्ट किया गया है, तो जून 2014 में स्टार्ट किया गया है भैया, फाइनली जून 2014 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017। उड़ान यहाँ पे 21 अक्टूबर 2016 को। संपदा ये 3 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को स्टार्ट किया गया। फाइनली ये पे बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में स्टार्ट किया गया। जिज्ञासा 6 जुलाई 2017 में स्टार्ट किया गया। शादी शगुन योजना 8 अगस्त 2000। शादी शगुन योजना आपको बताया ना कि भैया गरीब फैमिली में गरीब परिवार जब अपनी लड़की की शादी करता है तो बाद में उसे सरकार पैसे भी देती है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ अभियान 22 अगस्त 2017। सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017। यहीं पे गरीबी भारत छोड़ो योजना 11 अक्टूबर 2017, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे कुछ और भी है, इन्हें भी देख लेते हैं। दिख रहा है क्या, चलो ऐसे दिखा देते हैं। फाइनली यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 में यह योजना स्टार्ट हुई। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 है। प्रधानमंत्री कौशल विकास 20 फरवरी 2015 है। सागरमाला परियोजना 25 मई 2015 को। फिर जननी सुरक्षा योजना है यहाँ पे, तो ये 12 अप्रैल 2015 को स्टार्ट होती है। यहीं पर उजाला योजना कब स्टार्ट होती है, 1 मई 2015 को होती है। यहीं पे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 है। उत्पाद आपका 14 मई 2015। कायाकल्प जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ 15 मई 2015। डीडी विकास चैनल 26 मई 2015। यहीं पर है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जून 2015। और इसमें भी इंपॉर्टेंट ये रहता है इंद्रधनुष सार्वजनिक बैंक की सुदृढ़ता के लिए 7 सूत्रीय मिशन, अगस्त 2015। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है ना। और भैया आप सभी फास्ट तरीके से यहाँ पर इसका रिवीजन कर सकते हैं। ये मैं पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगी सारी, ठीक है। इसमें ऑल सभी यहाँ पे सब्जेक्ट्स के वन लाइनर आपके एमसीक्यू हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जिसे आप पढ़ लेना। वैसे मैंने ये यहाँ पे आपको टेलीग्राम पर ये मैंने यहाँ पर सेंड भी की हुई है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ओपन करके ही नहीं देखते कि इस पीडीएफ में क्या है क्या नहीं है, क्यों यहाँ पर ये यहाँ पे जो है सेंड की गई है, क्यों आपको शेयर की गई है। मैंने 3 आपको सेंड की हुई है और वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों भी पढ़ोगे और यहाँ पे आप बुक भी पढ़ोगे घटना चक्र वाली, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देन प्रैक्टिस तो कंटिन्यू हमारी चलती रहती है, ठीक है। चलो तो फाइनली यहाँ पे ये हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे रहता है आपका क्या,
भारतीय संविधान यानी कि अगर हम इंडियन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये तो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फाइनली आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट, होनहार, मस्त सेशन था ना भैया, मज़ा ही आ गया, लड्डू सेशन था एकदम। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त। यहाँ पे अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, ओके। तो चलिए यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए और सभी ऐसे ही बेहतरीन सेशन देखने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के मैराथन ऐसे ही क्लास देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपके पास में वीडियोज़ आ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।